सुभाष जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने अपने व्यस्त समय में से निकाल के थोड़ा समय मुझे दिया है। वैसे तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में। थोड़ा संक्षेप में बताइए अपनी यात्रा के बारे में, संक्षेप में। खुद की यात्रा के बारे में क्या बताऊं। विश्वविद्यालय जो हम लोगों का सीखने का स्थल था, उसको आपने देखा है। एक वैज्ञानिक विचारधारा की ओर ले जाने का श्रेय आपको भी जाता है। और वहां से हम लोगों ने चीजों को देखने का, समझने का एक वैज्ञानिक नजरिया चुना, और खास करके अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को, अपनी बात को आम जन तक कैसे हम लोग ले जाएं, उस दिशा में हम लोग बढ़े। लिखना पढ़ना तो तभी से शौक था और एक तरीके से उद्देश्य भी था। बाद में उसको और भी हम लोगों ने जो संभव हो पाया किया गया, और क्या किया गया है वो तो पाठक बताएंगे। अपने बारे में क्या बताया जाए कि हमने क्या किया। हाँ, आपने शुरुआती दौर में कहानियां बहुत लिखी हैं, और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कहानियां प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली कहानियां हैं। मेरे ख्याल से आपकी 6 किताबें आ चुकी हैं कहानियों की, शायद। नहीं, कहानी की हमारी 4 किताबें प्रकाशित है, 4 संग्रह आ चुके हैं, 5वां आने वाला है। वो तैयार है हिंद युग से, लेकिन वो नहीं आ पाया लॉकडाउन पर। हाँ, एक संपादन भी किया है आपने ना? हाँ, संपादन तो हमारी 2 किताबें हैं, वो तो अलग है। 4 हमारे अपनी कहानियों के संग्रह है। हाँ हाँ। और 2 हमारी संपादित कहानियों का संग्रह। तो फिर मैं देखता हूं, और बहुत सारे लोगों ने भी ये ध्यान से देखा होगा कि आप कहानियों के साथ साथ, कहानी लिखने के साथ साथ आप इतिहास लेखन में भी आप चले गए, और आपने 2 किताबें लिखी हैं, बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। एक तो चौरी चौरा पे लिखी है, और दूसरा आपने अवध के किसान विद्रोह पे लिखी है। जी। तो हमारे मित्र लोग और हमारे जानने वाले ये जानना चाहेंगे कि कहानियों से आपका ये जो रूपांतरण इतिहास की तरफ हुआ, या जो आपका रुझान जो इतिहास की तरफ हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, पहले भी कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकारों ने काम किया है। हिंदी कहानी, आप जब फिक्शन में जाते हैं और खास करके हाशिए के समाज के दुख दर्दों को आप कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वो एक माध्यम है, सशक्त माध्यम। लेकिन आजादी के बाद से जो इतिहास लेखन हुआ है अपने यहाँ, वो मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक जो है इतिहास पर लेखन उतना प्रचुर मात्रा में हुआ नहीं है, अभी भी नहीं हुआ है। आप देखिए, दुनिया में इतिहास पर जितना काम हुआ है और जिस ढंग से काम हुआ है, भारत अभी बहुत पीछे है। हमारे यहाँ जो इतिहास की किताबें हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, वो गिनी जा सकती हैं कि कितनी किताबें हैं। और वो किताबें प्रारंभिक दौर में लिखी गई थी। उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रकाश में आए, भारत में भी आए, ब्रिटेन में भी आए। और खास करके सबाल्टर्न हिस्ट्री पर जो एक काम चला था एक जमाने में, वो बहुत दूर तक नहीं गया। आप जानते ही हैं, काम हुआ, लेकिन एक दशक के अंदर वो सिमट गया। अभी भी मुझको लगता है कि जिस वर्ग और समाज से, गांव से हम लोग आते हैं, वहां बहुत सारे ऐसे नायक हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है देश की आजादी में। वो नायक कमजोर थे, वो नायक हाशिए के समाज के लोग थे, इतिहास में वो आ नहीं पाए हैं। और मुझे लगता है कि उसी समाज से अगर हम लोग आते हैं तो इस काम को जब तक हम लोग सक्रिय हैं कर देना चाहिए, वो बहुत जरूरी काम है। क्योंकि हिंदी के जो लेखक हैं, कहानीकार, तो मेरे ख्याल से जो जनरली वो इतिहास पर उन्होंने कोई कलम चलाई नहीं है, लेकिन बाकी लेखकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर काफी कुछ लिखा है। और
लेकिन आपने किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, और जो एक पैरेलल धारा चल रही थी आजादी की लड़ाई में, उस पर आपने फोकस किया। तो उस पर इससे जी हाँ, तो इससे एक मिसाल इतिहास लेखन करने वाले लोगों को प्रेरणा मिलेगी जरूर, मिसाल भी और प्रेरणा भी मिलेगी। आप इस पे अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेरणा मिलेगी न मिलेगी ये तो पाठक तय करेंगे या आने वाला समय तय करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जिम्मेदारी को पूरा किया है, वो मेरी जिम्मेदारी थी। और दोनों किताबों को देखिए, चौरी चौरा विद्रोह और स्वाधीनता आंदोलन या अवध का किसान विद्रोह, ये मूलतः किसानों के संघर्ष पर आधारित है। और जब कथा में गांव में कर रहा था, जो मेरी पहली संपादित किताब है, वो भी देखिए, वो किसान आत्महत्या के दौर में हमने कहानियों को संकलित किया था। और कथादेश का एक अंक भी मैंने संपादित था, वो भी किसान विशेषांक भी किया था, जो इकलौता किसान विशेषांक है जो आया, सबसे पहले आया हिंदी साहित्य में। तो मैं इन तीनों चिंताओं में, तीनों, दो इतिहास की किताब हो गई या फिर कहानी की किताब हो गई, गांव से आता हूं, खेतिहर परिवार से, खेती किसानी करके मैंने पढ़ाई की, परिवार ने खेती किसानी से मुझे पढ़ाया, तो मेरा दायित्व था उसके दुख दर्दों को, उस समाज को, अगर उसके तमाम नायक छूट गए हैं और को हम नहीं ला पाए हैं तो लाए, इसलिए मैंने इन दोनों कामों को किया। अच्छा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि इसी के करीब एक तीसरा काम मैं भिडियो पर कर रहा हूँ, लगभग मुझे उम्मीद है कि 1 साल के अंदर उसको पूरा मैं कर जाऊंगा। 2017 में मैंने शुरू किया था, भील विद्रोह पर, जो हमारी जो भील जाति जनजातियां होती हैं, बिल्कुल अछूती है, उस पर जो काम बहुत कम हुआ है, थोड़ा बहुत तो राजस्थान के भील विद्रोह पर काम हुआ है, और वो भी जो राजस्थान के भील विद्रोह पर काम हुआ है 1912 से लेकर 1925 तक का ही हुआ है। मैं 700 वर्षों के भील विद्रोह पर काम मैं लगभग पूरा कर लिया हूँ, केवल लॉकडाउन से वो थोड़ा रुक गया है, कुछ डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिल पाए हैं। तो ये 1800 से लेकर 1925 तक के भील विद्रोह को मैं समेट रहा हूँ। वो भी एक जरूरी काम था, क्योंकि जंगल की उस ट्राइब्स ने 125 वर्षों तक लगातार युद्ध किया है अंग्रेजों से, और इतिहास में उसको हम दर्ज नहीं करते हैं। तो बड़ा दुख की बात है। 1857 की आप बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ 1804 में वो कर रहे थे, 1818 में कर रहे थे, 1823 कर रहे थे, और लगातार विद्रोह कर रहे थे, तो कहीं देखने को नहीं मिलता जी। तो इसका मतलब है कि अगली किताब आपकी अगले साल तक भील विद्रोह पर आ सकती है, आ जाएगी मतलब? हाँ, वो अगली साल जाएगी, छपने के लिए जाएगी। तो उसके पहले किताब मेरी जो 5वीं कहानी संग्रह है, अमीन मियां सनक गए हैं, वो बिल्कुल तैयार है, और उसका कवर भी, पेज भी बना पड़ा है। हिंदी युग वाले ने हमें दिखा भी दिया था एक बार, लेकिन वो तब तक ये परिस्थिति जो पैदा हो गई उससे रुका पड़ा है। तो अभी तो कहानी संग्रह हमारा आएगा, और 2021 में ये भील विद्रोह चला जाएगा। लगभग प्रकाशक भी 1-2 उसको देख चुके हैं, उसके जो संपादक हैं उसको देख चुके हैं। अब हम तय करेंगे 2021 में हम किसको दें। इसी के साथ आप एक आयोजन निरंतर कर रहे हैं, और जो लोकरंग के नाम से, जो आपके अपने गांव में ही आयोजित कर रहे हैं, और उसकी नियमितता बनी हुई है। इसके पीछे आपके क्या सोच रही इसको शुरू करने की? देखिए, मैंने जैसा कि आपसे कहानी, गांव की हास्य की, समाज की कहानियों की बात की, गांव की बात की, या ग्रामीण परिवेश में गांव के हास्य समाज के संघर्षों को इतिहास में लाने की बात की। लोक संस्कृतियां क्या हैं आप देखिए, तो सदियों से ग्रामीण समाज को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। वो पढ़ने का अधिकार नहीं था तो उसकी अभिव्यक्ति तो थी, वो अभिव्यक्ति आती कैसे? वाचिक परंपरा में आ सकती थी, और वाचिक परंपरा में वो लोकगीत ही एक माध्यम था। तो जितने लोकगीत हैं वो अनपढ़ों का इतिहास है,
और सबसे बड़ी बात है कि दलितों और स्त्रियों का इतिहास है। स्त्रियों का जो दुख दर्द है, जो पीड़ा है, स्त्रियां जो कम उम्र में ब्याह दी जाती थी, अब जानते हैं कि उस पर कितने लोकगीत मिलते हैं। छोटी सी उम्र में ब्याह करने का जो दर्द था, दहेज देकर जो ब्याह करने का जो दर्द था, बूढ़े पति के साथ जीने का जो दर्द था, ये सब कुछ और कहीं नहीं मिलेगा, लोकगीतों में मिलेगा। मुझको लगा कि जो लोकगीत है, हमारी लोक संस्कृतियां हैं, वो हाशिए के समाज का इतिहास है, वो वाचिक परंपरा में अभी भी जिंदा है, उसको सामने रखा जाना चाहिए। हम नहीं रखते हैं, इसलिए वो फूहड़पन के शिकार हो रही हैं और भोजपुरी के नाम पर फूहड़पन की एक अजीब सी फिल्मों में या मंचों पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि इसके जो वाहक है, इन गीतों पर जिसका पहला हक है अभिव्यक्ति का, उसको आप किनारे कर देते हैं और कुछ व्यावसायिक लोग मंचों पर लोक संस्कृत के नाम पर अपना व्यवसाय चलाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने मंच पर उन कलाकारों को मैं दूं जो व्यावसायिक नहीं है। ज्यादातर मैंने गैर व्यावसायिक कलाकारों को स्थान दिया। ये और बात है कि कुछ कलाकार बाद में ऐसे भी आए जो बाद में व्यावसायिक भी हैं, व्यावसायिक रूप में वो स्थापित भी हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने उन कलाकारों को मंच पर दिया, उनको सम्मान दिया और उनको बताया कि ये तुम्हारी जो संस्कृति है ये ही है, इस सम्मान के साथ याद किए जाने योग्य है। इसको बचा सकते हो तो जब तक बचा सकते हो बचा लो। लोकरंग में मैं देख रहा था और मुझे निरंतर सूचना मिलती रहती है आपके स्टेटस के द्वारा भी और मित्रों के द्वारा भी। इसमें देश विदेश के कई ग्रुप और विभिन्न ग्रुप, चाहे वो नृत्य के हों, चाहे वो नाटिका के हों, चाहे वो गीतों के हों, वो उसमें शामिल होते हैं। और पिछली बार मैं देख रहा था शायद विदेश से भी कुछ टीमें आई थी या इस बार भी आने वाली थी विदेश से टीमें। तो ये जो विदेश से जो टीमें आती हैं या आने की जिनकी योजना है, इनके दुख दर्द भी लगभग उसी तरह के हैं जिस तरह के हमारे देश के लोगों के दुख दर्द हैं, हमारे देश के लोगों के संघर्ष रहे हैं जी। तो इस पर थोड़ा बिल्कुल है। देखिए आप, मैं जिन टीमों को बुलाया, सूरीनाम से टीम आई, मॉरिशस से आई या गयाना से जो टीम आई, वे लोग कौन हैं? वो यहीं के विस्थापित लोग हैं, गिरमिटिया मजदूर बनकर जो अंग्रेजों के द्वारा ले जाए गए, वो सब गरीब परिवारों के लोग थे। इस मातृभूमि को अनावश्यक कोई नहीं छोड़ता है, बड़ा लगाव था अपने रिश्तेदार को, अपने गांव को, अपने बाड़ी बागीचे को। कितना दर्द हुआ होगा अगर वो जहाज में बैठे होंगे। तो मैं जो अपनी पूरी परंपरा में कहानी हो गया या इतिहास हो गया या लोकगीतों की बात कर रहा था, मैं उस हाशिए की समाज की पीड़ा को अपने मंच पर लाना चाहता हूं, अपने लेखन में लाना चाहता रहा, कोशिश किया कि उसको स्थान दिया जाए। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है या मिलेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे संतोष है कि जिन लोगों को मैंने बाहर से, विदेशों से बुलाया और जिन गीतों को उनके माध्यम से मंच पर हमने स्थान दिया, ये सभी हाशिए की समाज की पीड़ा थी। राजमोहन जो नीदरलैंड से आते हैं, आप देखिए उनके गीतों को मैंने मंच पर जो दिया वो कैसे गीत थे। दो मुट्ठी मजूरी, या फिर रेलिया बरन पिया को लिए जाए रे। तो जिन गीतों को वो रखते हैं वो वही दर्द है, विस्थापन का दर्द है, गांव का दर्द है और खास करके पूर्वांचल का दर्द है, जो मेरे अब तक की कहानियों में, इतिहास में या लोकगीतों के माध्यम से हमने प्रस्तुत कर दी। आदिवासियों पर कुछ और लोग भी काम कर रहे हैं, आदिवासी कहानियों को, आदिवासी गीतों को, कविताओं को भी सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उनका प्रयास भी सराहनीय कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल आदिवासियों पर बहुत काम करने की जरूरत है। पहली बात, मैं आदिवासियों की कहानियों पर कोई काम नहीं कर रहा हूँ, उनके लोकगीतों पर कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके भीलों के 125 साल के विद्रोह जिन्होंने
अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, लगातार लड़ी है, यहाँ के सामंतों से लड़ाई लड़ी है, राजे रजवाड़ों से लड़ाई लड़ी है, उस पर काम मैंने किया है। आदिवासियों की कहानियों पर, उनकी गीतों पर काम इसलिए करने की जरूरत है कि वो हमारी मूल संस्कृति है। वो उस समाज की संस्कृति है जिसको वर्चस्ववादी ताकतों ने ढकेल कर जंगल में खदेड़ दिया है, किनारे लगा दिया, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे, उनके पास आधुनिक लड़ाई के हथियार नहीं थे जिससे कि वो तोपों का मुकाबला कर सकते थे, बंदूकों का मुकाबला कर सकते थे, तो उनको अपने किनारे लगा दिया है। बहुत जरूरी है उनके हर लोक संस्कृति पर, उनकी सामाजिक संस्कृति पर उनके इतिहास पर काम किया जाए। अच्छा, ये जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं, इन्होंने उनको धकेलने के साथ साथ उनकी संस्कृति को भी छिन्न भिन्न करने की कोशिश की, उनके समाज को, उनकी परंपराओं को, उनके मतलब पूजा पाठ करने के तौर तरीकों को, और उसमें तरह तरह के लोगों की घुसपैठ हो गई। फिर भी आपको क्या लगता है कि ये जो भील या आदिवासी लोग हैं, इन लोगों का की संस्कृति क्या अभी भी इंटीरियर में बची हुई है या अब वो थोड़ा थोड़ा वो चेंज हो गई है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और इस सवाल पर मैं जूझ रहा हूँ कई दिनों से। और मैंने आपको बता दूं कि मैंने 1790 से लेकर और 1925 तक के सभी अखबार मैंने पलटे हैं, लगभग मगर हजारों अखबार पलटे होंगे विदेशी। यहाँ के अखबार तो है नहीं, यहाँ के थोड़ा बहुत बाद में 20वीं अंतिम दिनों में टाइम्स मिलता है और बॉम्बे गजट मिलता है। लेकिन बहुत सारे अखबार हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, अमेरिका से लिया है और लगभग 90% अखबार ब्रिटेन से लिया है। उनको अध्ययन करिए तो लगता है कि भीलों की जो संस्कृति है, भील मूलतः जो उनके पूजा पाठ की पद्धति, वो प्रकृति पूजक है। उनके देवता बिल्कुल भिन्न हैं, उनके देवताओं के नाम देखिए बिल्कुल भिन्न है। बाघ देव, बाघ जंगल में रहता है तो बाघ देव की पूजा करते हैं। हुआ क्या कि जब तक भील दुनिया से कटे हुए थे, जंगलों में रह रहे थे और वो अपना संघर्ष वहां से संचालित कर रहे थे, जब तक सामंतों से वो दूर थे, जब तक कि वो जो हमारे साहूकार थे, मियां थे, उनकी संस्कृति से दूर थे, तब तक वो मूल रूप से अपनी संस्कृति को बचाए रखे, अपनी बोली को बचाए रखे। 1890 के आसपास अंग्रेजों ने लिखा कि जो भीलों की जो बोली है हो चुकी है, उसमें बहुत सारे मिलावटी शब्द आ चुके हैं। इसी तरह पूजा पद्धतियों में आपको जंगलों में जो है बंदर जो होता है, जिसको हम बानर कहते हैं भोजपुरी में, बंदर की पूजा भील करते थे। इसलिए करते थे कि बंदर जंगल का एक, और उससे कई तरह के थे उनके। लेकिन बाद में उस बंदर की पूजा को हनुमान जी की पूजा में बदल दिया गया। तो इसी तरह बहुत सारे भीलों का मुख्य जो धर्म है आपके देश का, हिंदू धर्म, उसमें समाहित करने की कोशिश की गई। और यहां तक एक बड़ी मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि खंडवा निवाड़ भील था, टट्टिया भील, उस पर कुछ काम हुआ भी है पहले। टट्टिया भील को कुछ दिन पहले, एक दशक पहले, उसको ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि भील एक ऐसा नायक था, एक ऐसा हिंदू जिसने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जबकि पूरी टट्टिया भील के आपको इतिहास को आप पढ़िए, लिखित डॉक्यूमेंट्स है उसके, कहीं भी यह एंगल या दृष्ट है ही नहीं। उसकी लड़ाई हिंदू मुस्लिम दृष्टि पर है ही नहीं। वो एक भील है, गरीब भील था, उसका उत्पीड़न हुआ, उसका शोषण किया पटेलों ने, पटेल यानी मुखिया ने, और ने उससे बगावत किया है, लड़ा है, और जिंदगी भर उसने जो भी लूटा है वो भीलों को दिया है, बांटा है, खिलाया पिलाया है, अकाल में उनको जिंदा रखा है, प्लेग की बीमारी उनको तो अपने पास उसने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भीलों को आप किस तरह से उसकी पूरी विचारधारा को
बदल करके आप उसको कहाँ ले जाते हैं। इसी तरह उनके देवी देवताओं को, उनके संस्कृति को, सब कुछ बदला गया है, उनके पहनावे को बदला गया है। लेकिन एक चीज और बता दूं, ये बदलाव समय की देन है, बदलाव होगा ही नहीं, बदलाव होगा, होना भी चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन बदलाव इस रूप में अगर होता है कि उनकी जो शादी ब्याह के तौर तरीके थे कि स्त्री पुरुष को बराबर आजादी मिली हुई थी, लड़के लड़की को एक दूसरे को चयन करने की आजादी मिली हुई थी, या फिर उनकी जो पूजने की, पूजा पाठ करने की जो पद्धतियां थी, उसको आप एक खास धर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये गलत है। वो जिस प्रकृति पूजक अपने देवताओं मानते रहे हैं, उस पर जरूर उनको मिलनी चाहिए और दिया जाना चाहिए। हाँ, उनके अंदर कुछ अंधविश्वास थे, उसको दूर करने के लिए बेहतर वही था कि उनको उचित शिक्षा मिलती, वो अपने आप उससे दूर हो जाते। उस दिशा में तो काम होना जरूरी था। लेकिन उनके जो संस्कार थे, उनकी जो संस्कृतियां थी, उनमें छेड़छाड़ अगर हम करते हैं तो जाहिर है कि एक पूरे उस समाज की संरचना को आप बदलना चाहते हैं। ये जो जंगलों की कटाई हो रही, क्योंकि आदिवासी अधिक मतलब मोस्टली जो है वो जंगलों में रहते हैं, तो ये जो जंगलों की कटाई हो रही है, तो ये विस्थापित होकर कहाँ जा रहे हैं? मतलब ये जो जंगल अगर कट गए तो फिर ये कहाँ जा रहे हैं और कहाँ ये माइग्रेट करके जा रहे हैं? थोड़ा सा मैं अरविंद भाई एक बात ये कहना चाहूंगा कि दरअसल ये जो आदिवासी जंगलों में ही नहीं रहते थे। देखिए, पहले जंगल ही थे, ज्यादातर क्षेत्र में भारत में जंगल ही थे। मैं जिस समय काम कर रहा हूं, भारत की कुल आबादी 14-15 करोड़ ही थी, यानी वो पूरा इलाका जंगली ही था। भील मैदान में भी रह रहे थे। 7वीं सदी के बाद, यानी 8वीं सदी के प्रारंभ से लेकर और 14वीं सदी के प्रारंभ तक राजपूतों का इस भूभाग पर पदार्पण होता, पश्चिम से आते हैं धीरे धीरे, और चूंकि वो आते हैं घोड़े के साथ आते हैं, तो घोड़े के द्वारा तो मैदान में घोड़े तेजी से घोड़ों की दौड़ से कार्य करते थे, आदिवासियों को पीछे ढकेलते। इसलिए आदिवासी मजबूरी में जंगलों में और पहाड़ और उस क्षेत्र में। पहली बात। दूसरी बात, अब पहाड़ों में जब गए, जाहिर है जंगल की लकड़ी थी, प्रकृति और संसाधन थे। कुछ तो अंग्रेजों ने छेड़खानी की कि उनको अफीम बोने की बाध्यता दी कि नहीं, आप अफीम बोएंगे। अफीम बोया गया और जो खानदेश बेल्ट है उसमें अफीम का निर्यात किया गया, तो इससे उनके रोजी रोटी का एक तरीका था वो बदला पूरी तरह से, जो प्रकृति पर निर्भर कर दिया। तब लकड़ी भी लकड़ी काट ली गई, काटते, और उनकी जंगल जमीन में निरंतर कब्जा करते हम जा रहे हैं, और उनके साथ उनके खत्म होने का, नस्ल और प्रजाति को सिमट जाने का खतरा मौजूद है। अच्छा, अब आपके आगे की क्या योजनाएं हैं? एक तो ये किताब आपकी आ रही भील विद्रोह के ऊपर, और आगे की इसके क्या योजना बना रखी है आपने? देखिए, अभी से भविष्य की योजनाएं, पहले हम लोग कोरोना से निपट लें, और इस कोरोना से हम लोग जितने लोग बचते हैं, उसके बाद से जाहिर है जब तक हम सचेतन रूप से जो है चीजों को देखते जरूर कुछ करेंगे। क्योंकि एक बात साफ है कि जो कुछ भी मैं करूंगा अपने जीवन में, वो उसी समाज को उसी नजरिए से करूंगा जो दबा दिए गए हैं, जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, वो चाहे इतिहास हो, चाहे साहित्य हो, या क्षेत्र हो, वो मैं अपनी प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ने वाला हूं, उसको करूंगा। अच्छा, तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई, और मैं अपनी यहाँ पर अपने आपसे बातचीत को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।
निरुले